नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर शीतल दास, पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर, डायबिटीज फ्री फॉरएवर। हमारे सभी बैचेस का हिंदी के जो सभी बैचेस है, सभी बैचेस के लोगों का आज के हमारे नॉलेज सेशन में सहर्ष स्वागत करती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग समुंदर सिंह जी। यस, तो थोड़े 1 मिनट के लिए हम वेट करेंगे ताकि बाकी के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो देन वी विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। यस, जो आज का हमारा जो नॉलेज सेशन का टॉपिक है विटामिन डी, इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डायबिटीज रिवर्सल में क्या उसका रोल क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड विटामिन डी की कमतरता से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको आपको मैनेज कैसे करना है। राइट, तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नसरीन मुजावर मैम, शाहिद सिद्दी सर, सिद्दीकी सर, तेज सिंह गहलोत जी सर, बंके सिंह जी, विकास कुमार, कृष्ण गोपाल सर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सो मेरी वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो आपको अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स, सो वी विल प्रोसीड विथ अवर सेशन। प्लीज टाइप लाउड एंड क्लियर इन द चैट बॉक्स. Yes, okay. Thank you so much, everyone. Yes, so am I audible and means I'm clear, na? Means my voice is clear to everyone. Okay, so let's start with today's presentation. Yes, आप सभी लोगों को अगर मेरे स्लाइड्स क्लियर दिख रहे हैं तो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. So yes, importance of vitamin D. Okay, let the sunshine in. Okay, जैसे हम सभी को पता है कि डायबिटीज ये बीमारी जो है टाइप 2 डायबिटीज स्पेसिफिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स बढ़ने की वजह से होता है, एंड टाइप 1 जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने से या इंसुलिन ना बनने से होता है। करेक्ट, तो इसमें विटामिन डी का क्या रोल है, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम सब देखने वाले हैं। जैसे हम सभी लोगों को अभी सभी जो बैचेस के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों को पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो बेसिक 5 रीजन जो सर ने वेबिनार में भी बताए हैं, करेक्ट, तो उसमें विटामिन डिफिशियंसी, राइट, जो पोषण तत्व की कमतरता हम कहते हैं, न्यूट्रिशन की कमतरता, जिसमें मल्टीविटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसकी जो डिफिशियंसी कमतरता बताई जाती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी। राइट, तो ये कैसे होता है, इसके पीछे रीजंस क्या है, राइट, विटामिन डी का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम आगे देखने वाले हैं। करेक्ट, एंड उसके सोर्सेस क्या है, नेचुरल सोर्सेस क्या है, वेगन सोर्सेस क्या है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस क्या है, राइट, ये हम सब देखने वाले हैं। बहुत लोगों को ऑलरेडी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, राइट, जिनके जिनके रिपोर्ट में उसकी कमतरता आई है। करेक्ट, तो कम होने की वजह से उससे क्या नुकसान होता है शरीर का, एंड वो कितना उसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए कितना, ये हमें पता होना चाहिए। राइट, तो उसका आगे हम देखने वाले स्लाइड्स में कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, एंड अगर वो कम आता है जिसे हम डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी कहते हैं, तो उसको हमें मैनेज कैसे करना है, राइट, कंट्रोल कैसे करना है। राइट, सो लेट्स द सनशाइन इन, तो इस ये वर्ड से ही आपको ये समझ में आया रहेगा, ये लाइन से, कि सनशाइन, राइट, व्हाई सनशाइन, बिकॉज सनशाइन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। राइट, सो सनशाइन इज इम्पोर्टेंट। तो लेट्स द सनशाइन इन मीन सनशाइन हमारे शरीर में कैसे आना चाहिए, राइट, एंड उसका विटामिन डी सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में क्या रोल है, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सो यस, वी विल मूव फॉरवर्ड. Yes, so today we are going to discuss कि what is vitamin D and its sources, functions of vitamin D, body functions क्या है vitamin D के, potential health benefits of vitamin D, मीन्स हेल्थ से रिलेटेड उसके मेजर क्या विटामिन डी का रोल है, रोल ऑफ विटामिन डी इन डायबिटीज रिवर्सल,
राइट। उसके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस क्या है विटामिन डी के, एंड स्पेसिफिकली इन डायबिटीज उसका क्या रोल है डायबिटीज रिवर्सल में, वो हम देखने वाले हैं। डोसेज एंड नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी, then deficiency of vitamin D and its symptoms, and vitamin D toxicity. टॉक्सिसिटी मीन्स विटामिन डी अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा भी होता है शरीर में तो वो भी हानिकारक होता है, राइट। दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, तो उसे टॉक्सिसिटी कहा जाता है। कौन सा भी दवा अगर उसकी नॉर्मल मात्रा से ज्यादा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहा जाता है, राइट। वो एक पॉइजन होता है शरीर के लिए, तो उसे टॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो विटामिन डी अगर मात्रा से ज्यादा भी होता है दैट इज ऑल्सो शरीर को नुकसान कर सकता है, तो वो हम देखने वाले हैं। ओके, यस यस। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज विटामिन डी। तो विटामिन जैसे नाम में ही विटामिन कहा गया है, तो इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन, राइट। हमारे शरीर में जितने विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, उसमें विटामिन डी इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन, राइट। तो इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्सीफेरॉल। ओके, ये उसका एक साइंटिफिक नेम है। उसका जो एक फॉर्मूला आता है हर एक मेडिसिन का, हर एक विटामिन का, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सी मीन्स कैल्शियम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। हम सभी लोगों को पता है हमारी जो बोन की जो हेल्थ होती है, बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, वो आती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से, राइट। तो ये एलिमेंट्स अगर हमारे शरीर में हमारे खाने में से अगर आते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर होने के लिए, बोन्स को कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के लिए बोन्स में, और बोन्स को स्ट्रेंथ मिलने के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन डी के बिना जो भी आप खा रहे हो उसमें से जो कैल्शियम आ रहा है शरीर में, आपके ब्लड में, आपके आंतड़ों में, वो विदाउट विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। सो विटामिन डी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। जैसे कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स जो इजीली पानी में घुल जाते हैं, और ए डी ई के, ये 4 टाइप के जो विटामिन है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो 4 विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। मीन्स आपके शरीर में जो फैट है उसमें ही ये घुल सकते हैं, उसमें ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, right? So vitamin D is a fat soluble vitamin which can be naturally present in our body. तो कैसे आ सकता है naturally? By the way of sunshine और sun जो rays होते हैं, right? sunlight से, उससे आ सकता है, या फूड से, फूड के भी जो सोर्सेस है विटामिन डी के, उससे आ सकता है हमारे शरीर में, या एनिमल ओरिजिन कुछ फूड सोर्सेस है उससे आ सकता है। एडेड टू अदर कुछ मेडिसिन, विटामिन डी के जो मेडिसिनल जो फॉर्म है विटामिन डी का, तो वो कुछ मेडिसिन में भी ऐड किया जाता है, या कुछ पदार्थों में विटामिन डी को फोर्टिफाइड किया जाता है, राइट। उसकी भावना देकर वो पदार्थ बनाया जाता है कि जिसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड फॉर्म, या अदर मीन्स एडेड विटामिन डी, राइट, इन अदर सब्सटेंसेस। तो कुछ खाने के जो पदार्थ होते हैं या कुछ सीरियल्स होते हैं कि जिसमें हम विटामिन डी को संस्कारित करके यूज करते हैं, राइट, फोर्टिफाइड फॉर्म्स कहते हैं उसे। तो इसे हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं कि जिसके थ्रू विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, एंड उसका प्रोडक्शन एंडोजीनसली मीन्स आपके शरीर में अंदर कैसे वो तैयार कैसे होता है, खाने के द्वारा जो आता है वो बाहर से हम अंदर लेते हैं विटामिन डी को डाइटरी सप्लीमेंट के द्वारा, या मेडिसिनल सप्लीमेंट के द्वारा। बट हमारे शरीर में नॉर्मली वो कैसे सिंथेसाइज होता है, तो वो होता है सनलाइट के द्वारा। जो नेचुरल सनलाइट हम लेते हैं बाय सन बाथ या सन गेजिंग, राइट, सन एक्सपोजर से, तो उससे जो विटामिन डी वाया स्किन के थ्रू जो विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है,
जो अल्ट्रावायलेट रेज, सन में से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, वो जब हमारे स्किन पे एक्सपोज पार्ट जो हमारा होता है शरीर का, जैसे हाथ पैर की जो स्किन होती है, राइट, उस पे जो स्किन पे जो अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें दो टाइप्स के होते हैं, ए एंड बी। तो स्पेसिफिकली बी टाइप के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो सनलाइट के द्वारा ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारे स्किन पे आते हैं, स्ट्राइक होते हैं, तो वो स्किन को, और स्किन के नीचे जो एक फैट का लेयर होता है, सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं हम जिसे, तो हमारे स्किन के नीचे जो फैट का लेयर होता है उसको वो ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है, एंड उधर से वो विटामिन डी जो रेज के द्वारा आता है वो एब्जॉर्ब होता है और उसका प्रोडक्शन हमारे शरीर में स्टार्ट होता है, राइट। तो दो टाइप से विटामिन डी हमारे शरीर में आता है। एक तो नेचुरल सनलाइट के द्वारा हमारा शरीर उसको खुद प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, एंड खाने के द्वारा या डाइटरी सप्लीमेंट के द्वारा या मेडिसिनल सप्लीमेंट के द्वारा वो हमारे शरीर में आ सकता है, राइट। तो बेसिकली विटामिन डी के जो आप जांच करते हो उसमें आपने देखा रहेगा लैब टेस्ट में कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी एंड 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ऐसे दो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, करेक्ट। आपने अगर आपका लैब का रिपोर्ट अगर देखा रहेगा विटामिन डी का, तो उसमें उसमें से आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ डिफरेंस है। दो टाइप के विटामिन डी के टेस्ट होते हैं। एक विटामिन डी टू जिसे हम अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, एंड विटामिन डी थ्री जो कोलिकैल्सिफेरॉल की जो कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्सिफेरॉल मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल के साथ जो मिक्स हुआ जो विटामिन डी होता है, विच इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ विटामिन डी, राइट। जो हमारे शरीर में जो विटामिन डी बन रहा है वो दो तरीके से बनता है, नेचुरल सनलाइट के द्वारा जो एब्जॉर्ब हो रहा है विटामिन, तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। एक होता है विटामिन डी टू जो होता है लीवर में, राइट। लीवर में उसमें जब वो एब्जॉर्ब होके जब लीवर उस पे काम करता है वो विटामिन पे, तो लीवर मेटाबॉलिज्म के बाद वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी टू में, राइट, जिसे हम कहते हैं कैल्सीडियोल। ओके, ये कुछ साइंटिफिक वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा वो समझने में प्रॉब्लम आ सकता है, बट आपको अंडरस्टैंड इतना ही करना है कि विटामिन मेजरली दो टाइप के होते हैं, विटामिन डी, ओके, डी टू एंड डी थ्री, जो नेचुरल सनलाइट के द्वारा हमारे स्किन के द्वारा हमारे ब्लड में जो विटामिन आ रहा है बन के, तो वो क्या है, वो एक्टिव फॉर्म नहीं है। वो एक्टिव कब बनता है, जब वो विटामिन डी सनलाइट के द्वारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है एक्टिवेशन होने के लिए, फर्स्ट प्रोसेस उसका होता है लीवर में, राइट। लीवर में उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। लीवर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ जब ये विटामिन डी मिलता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन, तो वो कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ओके, जिसे हम कहते हैं कैल्सीडियोल, कि जो मोस्टली किसमें अवेलेबल होता है, जो अगर हम सप्लीमेंट्स में देखें तो नॉर्मली कैल्सीडियोल ये विटामिन डी का जो फॉर्म है ये प्लांट्स में, मशरूम में, ईस्ट में अवेलेबल होता है, ओके। सो ये उसके सोर्सेस से विटामिन डी टू के, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू। जो एक्चुअल एक्टिव फॉर्म है दैट इज कॉल्ड कोलिकैल्सिफेरॉल, दैट इज विटामिन डी थ्री। और जो किडनी के द्वारा उसका जो एक्टिवेशन होता है, जब ये विटामिन डी का फॉर्म किडनी में आता है, किडनी के ब्लड सर्कुलेशन में उसके ऊपर जब एक्शन होता है, काम होता है, तो किडनी के द्वारा जो पैराथायरॉइड, किडनी के ऊपर दो ग्रंथियां होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि ये पैराथायरॉइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, राइट। जो हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है या उसके ऊपर काम करता है। तो विटामिन डी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है,
तो जब विटामिन डी सनलाइट के द्वारा नेचुरली हमारे शरीर में आता है या खाने के द्वारा आता है, तो उस पे फर्स्ट काम होता है लीवर पे। लीवर में उसका कन्वर्जन होता है D2 में, विटामिन D2 में। देन अगेन किडनी में जब वो विटामिन D2 आता है, तो उसके ऊपर किडनी के जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है उसका काम होता है, और उसका कन्वर्जन होता है 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीट्रियोल कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कैल्शियम के आयंस उसको अटैच होते हैं। इसके लिए उसको कैल्सीट्रियोल कहा जाता है, या उसको विटामिन D3 कहा जाता है, कि जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है। और ये मोस्टली किसमें नेचुरली किसमें से हमें मिलता है, तो एनिमल ओरिजिन कुछ ऑप्शंस है फूड के, जिसमें है फैटी फिश, एग योक, येलो एग जो होता है, योक होता है, तो उसमें ये मैक्सिमम पाया जाता है। तो ये उसके कुछ सोर्सेस हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आया कि विटामिन डी क्या है, कैसे बनता है बॉडी में, और कौन कौन से 2 फॉर्म में ये बनता है, एंड उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, राइट। तो जब भी हम लैब में टेस्ट करते हैं विटामिन डी का, तो नेचुरली हम कौन सा टेस्ट करते हैं, विटामिन D3 का करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्सीट्रियोल और कोलीकैल्सीफेरॉल, राइट। कि जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को अटैच होकर या कोलेस्ट्रॉल में एब्जॉर्ब होकर फॉर्म होता है, राइट। क्योंकि ये विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसको इसेंशियल हमारे बॉडी में उतना फैट होना चाहिए, हमारे आंतड़ों में, हमारे लीवर में, ब्लड में, कि जिसमें वो डिजॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा, सोल्यूबल होगा, एंड वो हमारे शरीर को उतना लाभदायी होगा, राइट। तो इसके लिए हमें फैट नहीं बढ़ाना है शरीर में, जो हमारे बॉडी में नेचुरली जो कोलेस्ट्रॉल, जो एक नॉर्मल वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की, उतना जो कोलेस्ट्रॉल हर एक के बॉडी में होना चाहिए, अप टू 200 मिलीग्राम, राइट। तो उतनी क्वांटिटी का जो फैट है उतना सफिशिएंट होता है विटामिन डी एब्जॉर्ब होने के लिए और वो फॉर्म होने के लिए, करेक्ट। तो ये 2 टाइप के विटामिन डी के फॉर्म्स है। तो ये आपको क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्या आपको ये क्लियर हो चुका है विटामिन डी कैसे बनता है एंड उसके फॉर्म्स क्या है? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। यस, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो चुका है। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, राइट। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहला सोर्स है नेचुरल सनलाइट, जो हमें इजीली मिलता है, राइट। उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट आती नहीं है, नेचुरली हमें मिलता है, नेचुरल सनलाइट से हमें इजीली मिलता है, करेक्ट। तो इसमें जो विटामिन डी नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर से हमें मिलता है, तो वो जो उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे आते हैं, राइट। अनकवर्ड स्किन मीन्स, अनकवर्ड मीन्स क्या, अगर आपका स्किन कवर्ड है, अगर पूरे कपड़े पहनकर आप अगर नेचुरल सनलाइट में खड़े रहते हो, तो उतना विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उतने अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें से जो बी टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज है, वो जो रेडिएशन है, वो आपके स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेगा, या उतना इफेक्टिवली विटामिन डी प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। तो वो नॉर्मल होने के लिए आपका स्किन कैसे होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए या अनकवर्ड होना चाहिए, राइट। तो हमारे स्किन में जब वो रेडिएशन आता है अल्ट्रावायलेट रेज का, तो हमारे स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है, उसके ऊपर उसका काम होता है जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, ये उसका एक प्री विटामिन D3 का एक फॉर्म है, वो पहला बनता है, राइट। एंड विच अगेन इन टर्न बिकम्स विटामिन D3 जब वो उसका किडनी में प्रोसेसिंग होता है, राइट। किडनी पे जब वो विटामिन D3 का जो प्री विटामिन फॉर्म है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जब किडनी के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स उस पर काम करते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होता है विटामिन D3 जो एक्टिव फॉर्म है। तो दिस इज द नेचुरल सनलाइट, ये एक उसका सोर्स है कि जिससे नेचुरली हमें विटामिन डी मिलता है। उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में आपके शरीर में विटामिन डी बनाता है। दूसरा सोर्स है डायटरी सोर्स, खाने में से हम कैसे विटामिन डी शरीर में
प्रोडक्ट कर सकते हैं या नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। तो बेस्ट फूड सोर्सेस जिसमें वेगन सोर्सेस है, कुछ एनिमल सोर्सेस है, राइट। जैसे ऑयली फिश, जैसे साल्मन फिश ऑयली होता है, मैकेरल फिश है, सार्डिन्स फिश है, रोहू फिश है, वो भी आप खा सकते हो, राइट। एंड अदर सोर्सेस जैसे कि एग योक, जो येलो योक होता है उसमें विटामिन डी नेचुरली अवेलेबल होता है, रेड मीट एंड लीवर, राइट। तो लीवर में भी मैक्सिमम फॉर्म जो एनिमल लीवर होता है, जैसे हम जैसे चिकन मटन इसका जो लीवर खाते हैं, तो उसका भी सोर्स है कि उसमें भी मैक्सिमम फॉर्म में विटामिन डी हमें मिलता है, राइट। वेगन सोर्सेस की जैसे अभी हमारे प्रोग्राम में मोस्टली हम लोग बताते हैं आपको कि नॉनवेज में रेड मीट नहीं खाना है, राइट, बिकॉज इट वर्क्स ऑन, इट अफेक्ट्स योर इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। बट हमें इसमें क्या करना है, फिश इज अलाउड। सो फिश जैसे हम करी वाला फिश आपको खाने के लिए बोलते हैं, तो फिश के फॉर्म में आप विटामिन डी आपको मिल सकता है, फिश इज अलाउड इन डायबिटीज, तो फिश आपको अलाउड है। एग योक, जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है वो एग येलो योक के द्वारा विटामिन डी ये कर सकते हैं, बट ये आपको इन मॉडरेशन, आपको जो ये खाना है ये मॉडरेशन में खाना है। देन मोस्टली आपको प्रिफर कौन से सोर्सेस करने हैं, वेगन सोर्सेस। तो वेगन सोर्सेस में ऑरेंजेस है, स्पाइनच है, ब्रोकोली है, मशरूम्स है, नट्स है, सीड्स है, तो ये बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है। देन कुछ सीरियल्स भी होते हैं, जैसे कुछ टाइप के दाल है, राइट, कुछ बीन्स वाले जो सब्जियां होती है, तो उसमें भी हमें विटामिन डी कुछ मात्रा में मिलता है। तो विटामिन डी कभी कभी फोर्टिफाइड विटामिन डी कुछ पदार्थों में उसको ऐड किया जाता है, जिसे हम फोर्टिफाइड पदार्थ कहते हैं, फूड आइटम्स कहते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, राइट। तो उसमें भी हम ऐड, जैसे कि मिलेट्स, फोर्टिफाइड मिलेट्स भी मिलते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स मिलते हैं विटामिन डी के, वो हम यूज कर सकते हैं। प्लांट मिल्क, प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है, जैसे सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, फोर्टिफाइड राइस मिल्क है, एंड फैट स्प्रेड्स, जो एनिमल फैट स्प्रेड्स होते हैं जनरली, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है विटामिन डी के लिए, जो डाइटरी सोर्स है। तो डाइट के द्वारा ये फॉर्म से विटामिन डी को नॉर्मल रेंज में रख सकते हो। एंड अदर सप्लीमेंट्स कि जैसे कुछ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी 3 या विटामिन डी 2 के, एंड कुछ मेडिसिनल सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिसिनल फॉर्म में होते हैं, जो आप लोग ले रहे हो, राइट। जैसे सैचेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में विटामिन डी जो बहुत सारी औषधि कंपनियां बनाती है, तो वो अगर आप लेते हो तो दैट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट, जिनमें कमतरता है विटामिन डी की, तो सप्लीमेंट के द्वारा आप उसको फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो डायटरी सप्लीमेंट है उसमें, एंड मेडिसिनल सप्लीमेंट्स भी है। तो डायटरी सप्लीमेंट्स में इर्गोस्टेरॉल, ये एक डायटरी सप्लीमेंट है, जनरली ये सनलाइट के द्वारा एंड मशरूम्स में आपको बहुत मात्रा में मिलता है एर्गोस्टेरॉल। इट इज अ टाइप ऑफ विटामिन D2। तो ये आपको नेचुरली ईस्ट के द्वारा मिलता है, एंड जो शिप का उल होता है उससे जो एक लैनोलिन नाम का जो उसका विटामिन डी का एक प्री विटामिन, जैसे हमने कहा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये भी एक फॉर्म है, ये भी हमें मिल सकता है, राइट। तो कुछ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स है, कुछ एनिमल बेस्ड भी सप्लीमेंट्स है। तो ईस्ट जनरली हमें पता है, मशरूम्स पता है, उसमें एर्गोस्टेरॉल ज्यादा मात्रा में है, तो जो नेचुरली विटामिन D3 प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। एंड एनिमल फ्री वर्जन ऑफ विटामिन D3 जैसे कि लाइकेन, ये एक वनस्पति है, उससे भी हम विटामिन D3 बना के उसका एनिमल बेस्ड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि विटामिन D3 हम कैसे कैसे हमारे शरीर में प्रोडक्ट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द नेचुरल या सप्लीमेंटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन D3। ओके, सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। यस, सो बेस्ट वेगन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी,
राइट। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया है सोर्सेस को, कि वेगन सोर्सेस में ऑप्शंस क्या क्या है, राइट। तो वेगन फूड आल्सो कंटेन विटामिन डी, राइट। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि विटामिन डी तो सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट या चिकन मटन जो रेड मीट होता है उससे ही मिलता है, तो नॉट लाइक दैट। वेगन फूड से भी हमें विटामिन डी मिलता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, स्पाइनच से मिलता है, ब्रोकोली से मिलता है, कुछ मिलेट्स है, सीरियल्स है, लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, कि जिसके द्वारा भी हमें विटामिन डी मिलता है। देन नट्स एंड सीड्स इसमें आपको दिख रहे हैं, सोया प्रोटीन आपको दिख रहा है, सोया टोफू है, राइट। अखरोट है, वॉलनट है। तो ये सब से हमें विटामिन डी नेचुरली मिल सकता है खाने के द्वारा, राइट। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ पदार्थों को हम विटामिन डी से फोर्टिफाइड भी करते हैं। तो जैसे सोया मिल्क है, 1 कप ऑफ सोया मिल्क, दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। मशरूम्स है, मशरूम को आप सनलाइट में ड्राई करके उसको अगर आप यूज करते हो, मीन्स सनलाइट में आपको उसको ड्राई करना है मशरूम्स को, एंड उसके बाद फिर उसको पानी में सोक करके उसका अगर आप कुछ रेसिपी बनाते हो सब्जी के फॉर्म में, तो वो और ज्यादा इफेक्टिवली आपको विटामिन डी प्रोडक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि सनलाइट का भी उस पे इफेक्ट हो रहा है वो मशरूम्स पे। एंड मशरूम में जो एर्गोस्टेरॉल है वो आपके विटामिन डी थ्री प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फोर्टिफाइड सीरियल्स है, राइट। जो कुछ अनाज के टाइप्स है उसको भी फोर्टिफाइड करके आप खा सकते हो, रागी, ज्वार या मिलेट्स, राइट, उसको भी फोर्टिफाइड करके आप ले सकते हो। फोर्टिफाइड आलमंड मिल्क के द्वारा उसको भी फोर्टिफाइड करके आप यूज कर सकते हो, बिकॉज आलमंड मिल्क इज ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड राइस मिल्क, फोर्टिफाइड राइस मिल्क, कि जो राइस को हमने ऑलरेडी विटामिन डी को फोर्टिफाइड करके बनाया है, उसका अगर आप मिल्क पीते हो, राइस मिल्क, तो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो हियर राइस मीन्स हमें जो पॉलिश वाला राइस है वो यूज नहीं करना है, अनपॉलिश एंड ब्राउन राइस यू कैन यूज। और जो खेतों में से उगा हुआ विथ चोकर जो राइस होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो, दैट इज अनपॉलिश राइस। ओके, सो दिस आर द बेस्ट वेगन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी थ्री जो हमें वेगन ओरिजिन से मिलता है। बेस्ट नॉनवेज सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, तो जैसे मैंने कहा आपको कि फिश इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो उसमें फैटी फिश, कि जिसमें फ्लेश ज्यादा होता है, फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो ऑयली फिश होते हैं, तो नेचुरली साल्मन फिश है, ट्यूना फिश है, दिस आर द डिसेंट सोर्सेस। एंड रोहू भी, आप जो इंडियन फिश में रोहू फिश भी आता है वो भी आप ले सकते हो। द एक्सेलेंट डायटरी सोर्स ऑफ विटामिन डी इज अ फिश लीवर ऑयल। जो फिश का जो लीवर का जो ऑयल है, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, जिसे हम कोड लीवर ऑयल कहते हैं। तो जो हम ओमेगा 18 कैप्सूल्स लेते हैं, सो जो हम जिसका हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो इट इज अ बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो शरीर के सूजन, जिधर जिधर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो भी कम करता है। एंड विटामिन डी की मात्रा को भी वो बनाए रखता है। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट सोर्स। देन एग योक, जैसे येलो एग योक आपने देखा है पिक्चर में, तो उसका भी इम्पोर्टेंस अच्छा है, उसका भी रोल अच्छा है विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट मीन्स नॉन-वेज सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो पिक्चर में जैसे आपको मैंने बताया है कि स्टूजेरॉन फिश टाइप है, एग योक है, साल्मन फिश है, मैकरल फिश है, कोड लिवर ऑयल आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, या कोड लिवर ऑयल के जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आते हैं ओमेगा 3, 6 या 9 या ओमेगा 18 के फॉर्म में। मशरूम्स का मैंने बताया आपको, उसमें मशरूम, व्हाइट मशरूम्स भी आते हैं, ब्राउन मशरूम, तो व्हाइट मशरूम आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एंड कैन टूना फिश, तो दीज आर द सोर्सेस, नॉन-वेज सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। Yes, and what is the good way to avoid vitamin D deficiency and insufficiency, right? तो जैसे कि गुड वे क्या है, तो नेचुरल सनलाइट इज द बेस्ट वे टू
produce vitamin D in our body, right, inside our body. तो that is the most natural and cheapest way, right. तो वो easily and freely मिलता है हमें वो natural sunlight, right. So this is the best and good way to avoid vitamin D डिफिशियंसी. तो इसके लिए आपको रोज के आपके एक्सरसाइज, मॉर्निंग जो एक्सरसाइज आप करते हो, तो उसपे आपको 30 मिनट्स जो आप जैसे कि वॉक करते हो या कौन सा भी एक्टिविटी करते हो, तो नेचुरल जिधर सनलाइट आता है, तो मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि हफ्ते में मिनिमम 4 डेज आपको वीक में 30 मिनट आपको नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर लेना है, right, to get means to produce the enough quantity of vitamin D. तो ये आपको रेगुलर करना है. तो जो लोगों को मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो मैक्सिमम उन्होंने क्या ट्राई करना है, 4 दिन एटलीस्ट उनको हफ्ते में मिनिमम 4 डेज, जिनको पॉसिबल है रेगुलर आप सनलाइट एक्सपोजर ले सकते हो, जिसे हम नेचर कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम सूर्य तत्व से कनेक्ट होते हैं. मॉर्निंग का जो सनराइज होता है, तो नेचुरल जो सनराइज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, तो इसमें सनलाइट एक्सपोजर ऐसा नहीं है कि दिन भर में आप कभी भी सनलाइट एक्सपोजर कर सकते हो. मॉर्निंग का 10 बजे के पहले जो सनलाइट होता है, दैट इज विथ अबंडेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेज, राइट. बाद में के जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर योर स्किन. उससे आपको स्किन रैश, सनबर्न हो सकता है, राइट. तो वो हार्मफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए, एंड स्किन कैंसर भी हो सकता है. तो दैट्स वाई जो नेचुरल सनलाइट आपको लेना है, तो वो कब लेना है, तो मॉर्निंग 10 बजे के पहले जो नॉर्मल जो सनलाइट होता है, वो आपको लेना है, राइट. तो दैट इज अ बेस्ट वे टू प्रोड्यूस विटामिन डी. तो इधर ये आपको करना है, या मसाज योर बॉडी विथ सिसमे ऑयल, जो तिल का तेल होता है, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको सिसमे ऑयल से मसाज करना है. अभी ये कब करना है, जैसे कि विंटर सीजन में, रेनी सीजन में, जब नेचुरल सनलाइट हमें उतनी मात्रा में मिलता नहीं है, राइट. क्लाइमेट क्लाउडी होता है, राइट. सनलाइट उतना आता नहीं है. ऐसे कंडीशन में विटामिन डी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, तो जो नेचुरली हमें जो तिल का तेल मिलता है मार्केट में, राइट, तो वो एक बेस्ट सोर्स है मसाज के लिए, ऑयल मसाज के लिए. जैसे आपने सभी लोगों ने सेकंड प्रोटोकॉल में, स्मूदी प्रोटोकॉल में सीखा है कि ऑयल मसाज के लिए तिल का तेल ये बेस्ट होता है, राइट. तो ये अगर ऑयल से आप मसाज करते हो, तो आपके बोन की एंड आपके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि आपको नेचुरली एंड बेस्ट वे से विटामिन डी कैसे मेंटेन रखना है, राइट. देन डोंट अप्लाई सनस्क्रीन एंड सिट इन द सन. तो अगर को बॉडी पार्ट को उतना एक्सपोजर होना चाहिए, उतना रेज आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए आपके स्किन में, तो आपको क्या करना है, सनस्क्रीन, क्योंकि वो एक बैरियर होगा, उतनी फॉर्म में नेचुरल यूवी रेज ये नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे स्किन में. तो उसके लिए सनस्क्रीन आपको अप्लाई नहीं करना है एट द टाइम ऑफ सन एक्सपोजर, राइट. तो जितना पार्ट आपका एक्सपोजर रहेगा बॉडी पार्ट, तो उतना सनलाइट उतना एब्जॉर्ब होगा और उतना विटामिन डी बनेगा, right. And the organ which has problem exposed more to sunlight, जो पार्ट में या जो जॉइंट में किसी को पेन है, या मसल्स में ज्यादा पेन होता है, मोस्टली लेग मसल्स में, डायबिटीज में ये कॉमन होता है. तो ऐसे लोगों ने क्या करना है, मॉर्निंग में ज्यादा जो पार्ट को आपको पेन है, राइट, जो मसल्स को आपको ज्यादा करके पेन है, जैसे पैरों को है, हाथों के मसल्स में, तो आपको वो पार्ट ज्यादा एक्सपोज करना है सनलाइट को, राइट. एंड आप जो एरिया में रहते हो, उधर अगर नेचुरल सनलाइट आपके घर में, राइट, आपके घर में भी नेचुरल सनलाइट अगर नहीं आ रहा है उतने फॉर्म में, राइट, कम आ रहा है, तो आपको सन बात करने के लिए थोड़ा मीन्स जिधर बाहर गार्डन में, या फिर पार्क में, या आपके आंगन में जिधर सनलाइट ज्यादा आता है, ऐसी जगह पे आपको एक्सरसाइज करना है, या ऐसी जगह पे आपको थोड़ा देर बैठना है, मिनिमम 30 मिनट, ताकि वो नेचुरल सनलाइट आपको मिले,
राइट। तो हफ्ते में आपको ये ट्राई करना है मैक्सिमम 3-4 टाइम्स कि जिधर आप सनलाइट ज्यादा आता है उधर आपको थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करना है, या आपको उधर बैठना है थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट के लिए मिनिमम, ताकि आपको नेचुरल सनलाइट से विटामिन डी मिल सके। एंड यू नीड टू एक्सपोज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। तो जैसे कि एक्सरसाइज करते टाइम आपको जैसे बताया गया है कि थिन कॉटन क्लॉथ्स आपको यूज करने हैं, ताकि अगर आप वुलन क्लोथ्स या फुल कवर्ड क्लोथ्स में रहोगे तो उतना सनलाइट आपको मिलेगा नहीं, उतना विटामिन डी बनेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैक्सिमम पार्ट एक्सपोज रखना है। एंड योर फेस एंड हैंड्स यू विल प्रोड्यूस मच लेस विटामिन डी अगर आपको एक्सपोज नहीं करते हो तो, राइट। कि एंड इन योर एरिया विदाउट एडिक्वेट सनलाइट, तो अगर आपको जो एरिया में आप रहते हो उधर अगर समझो आप उतना सनलाइट आता ही नहीं है, राइट। तो कोई कोई समझो कोई हिल स्टेशन पे ज्यादा करके रहता है कि उधर हमेशा स्मोगी क्लाइमेट रहता है, हमेशा क्लाउड्स रहते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द मीन्स आपका जो भी एरिया है, राइट। तो एरिया के हिसाब से है मैं बता रही हूँ। तो उधर अगर नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर ही आपको नहीं है तो उधर आपको किधर जाना है, तो आपको क्या चॉइस करना है उधर, फूड सप्लीमेंट्री फूड्स या जो मेडिसिनल सप्लीमेंट्स है विटामिन डी के, वो आपको उस टाइम चॉइस करने इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली इसेंशियल एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर सीजन में ऑब्वियसली एंड रेनी सीजन में सनलाइट कम रहता है, ऐसे टाइम पे विटामिन डी की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए आपको आइदर फूड के द्वारा या सप्लीमेंट्स के द्वारा आपको विटामिन डी लेना इंपॉर्टेंट होता है, और आपके विटामिन डी की मात्रा को आपको बना के रखना इंपॉर्टेंट होता है। यस अभी मेडिसिनल जो विटामिन डी के जो सोर्सेस है, तो उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर किए हैं कि ये आप ऑलरेडी आप लोग ले रहे हो जिनमें डिफिशियंसी है विटामिन डी की। तो विटामिन डी 3 के कुछ कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन डी के सैचेट्स आते हैं, एंड विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज, जो नॉर्मल रेंज होता है, तो उसमें से कौन कितना आपका लेवल है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको कैप्सूल लेना है या इंजेक्शन लेना है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट, ओके। तो आपके जो डॉक्टर रहेंगे, पैनल कंसल्टेंट डॉक्टर, दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि आपकी विटामिन डी की लेवल क्या है, करेक्ट। तो ये हम आगे देखने ही वाले हैं कि विटामिन डी की रेंज वगैरह क्या होती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग विटामिन डी सिंथेसिस, विटामिन डी प्रोडक्शन कम होने के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, राइट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ओल्डर पीपल कि जो एजेड पीपल है, कि जो मीन्स जिनमें ऑलरेडी उनका जो स्किन होता है, तो स्किन पे ज्यादा करके रिंकल्स होते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ रिंकल्स उतनी मात्रा में, एंड बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, राइट, उनका जो और बॉडी का जो फैट होता है, स्किन के नीचे जो फैट होता है ओल्ड पीपल में कम होता है, राइट। उनका स्किन अगर आप देखोगे तो उनका जो स्किन का टोन होता है वो कम होता है, राइट। इजीली रिंकल्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स में उतनी मात्रा में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, राइट। स्किन उनका ज्यादा इंटैक्ट नहीं होता है, वो ये होता है मीन्स लूज होता है स्किन, तो उसकी वजह से उनको उतना विटामिन डी उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। डार्क स्किन जैसे कि कुछ जो लोग जिनका स्किन डार्क होता है, तो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो स्किन में अगर ज्यादा होता है मेलानिन, तो उसकी वजह से स्किन हमारा डार्क होता है, राइट। तो दैट इज अ जेनेटिक, ये तो जेनेटिकली होता है, बट डार्क स्किन ऑल्सो मेक्स अ बैरियर टू एब्जॉर्ब द यूवी रेज, ओके। उतनी मात्रा में यूवी रेज डार्क स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। देन सीजन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रेनी सीजन, विंटर सीजन, कि जिसमें ऑब्वियसली सनलाइट ही कम होता है, तो नेचुरल सनलाइट हमें कम मिलता है। देन टाइमिंग ऑफ द डे, जैसे कि मॉर्निंग सनलाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें जो यूवी रेज होते हैं वो ज्यादा मीन्स एक्टिव एंड इफेक्टिव होते हैं विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए।
एंड अगर आप वो इवनिंग का ही सनलाइट ये करते हो तो उतनी मात्रा में वो हमें नहीं मिलता है। देन क्लाउडी कवर मीन्स क्लाउड कवर, अगर आपका क्लाइमेट मीन्स जैसे रेनी सीजन में मोस्टली होता है कि क्लाउड्स रहते हैं ज्यादा करके, तो सन उतना दिखता नहीं है, उतना सन का जो लाइट है या सनलाइट है उतना मिलता नहीं है। तो क्लाउडी कवर रहेगा तो भी हमें सनलाइट के द्वारा नहीं मिलेगा। देन स्मोक अगर मीन्स जो हम कहते हैं कि अगर स्मोक रहेगा क्लाइमेट में हमारी वातावरण में, तो स्मोक के द्वारा भी उतना सनलाइट नहीं मिलता है। स्किन मेलानिन कंटेंट, जैसे कि डार्क स्किन में मैंने कहा कि डार्क स्किन जो पीपल होते हैं उनको ऑलरेडी स्किन में मेलानिन पिगमेंटेज ज्यादा होता है, तो मेलानिन ज्यादा होने की वजह से यूवी रेज को वो उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। सनस्क्रीन, अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करके सनलाइट लेते हो तो उतनी मात्रा में यूवी रेज एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फैट माल एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने कहा कि विटामिन डी इज अ विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन, तो उसके लिए आपके बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना इंपॉर्टेंट है। तो फैट माल एब्जॉर्प्शन, खाने के द्वारा जो इसेंशियल फैट आपके शरीर में आ रहा है वो अगर प्रॉपर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, वो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं होता है वो मैंने कंडीशंस आपको बताया है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको है तो उतनी मात्रा में विटामिन डी, भले ही आप ये नेचुरल सनलाइट से सप्लीमेंट के द्वारा ले रहे हो, बट वो उतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, राइट। तो उसके लिए बैरियर क्या बनेगा, आपका फैट का माल एब्जॉर्प्शन, राइट। तो कौन कौन सी कंडीशन में होता है कि अगर आपका लीवर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, लीवर डिसीज है, राइट, जैसे कि हिपेटाइटिस, फैटी लीवर हम कहते हैं। तो फैटी लीवर मीन्स क्या कि लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट है, राइट, एक्सेसिव फैट डिपॉजिटेड है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है। तो वो अगर ऐसी भी कंडीशन है तो लीवर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा और जो इसेंशियल फैट हमारे फैट मेटाबॉलिज्म के लिए लगता है वो नहीं मिलता है। जो हार्मोन्स या जो एंजाइम्स लीवर के द्वारा फैट मेटाबॉलिज्म के लिए आने चाहिए वो नहीं आते, जैसे कि अमाइलेज या पेप्टीन, ऐसे अलग अलग तरह के एंजाइम्स लीवर के द्वारा सिक्रेट होते हैं जब भी हम कौन सा फैट वाला पदार्थ खाते हैं। तो अगर हम फैट वाली चीजें खा रहे हैं और उसके लिए लीवर में से वो फैट एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी में लीवर में से जो अमाइलेज आना चाहिए एंजाइम, वो अगर प्रॉपर नहीं आता है तो वो फैट आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट, कि जो आपके विटामिन डी को बनाने के लिए हेल्प करने वाला है। तो वो फैट ही अगर आपके शरीर में खाने के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कैसे होगा, सोल्यूबल, उसमें वो मिक्स नहीं होगा, राइट। तो लीवर डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर फाइब्रोसिस है आपके शरीर में किधर भी, राइट, सीलियाक डिसीज, ये एक आंतड़ों से रिलेटेड बीमारी है और ये कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं कि जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपके शरीर की आंतड़ों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, राइट। आंतड़ों को सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है। क्रॉन्स डिसीज, जैसे आईबीएस भी एक शिकायत होती है कि जैसे कि खाने के बाद तुरंत वो पेशेंट को मोशन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उनका आंतड़ों का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हुआ है, राइट। तो ऐसे डिसीज में, या अल्सर, आपके पेट में आंतड़ों में अगर आपको कुछ अल्सर हुआ है, राइट, तो अल्सर होने की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतड़ों को अगर अंदर से इन्फ्लेमेशन है, कोलाइटिस है, ऐसे कंडीशन में खाने के द्वारा जो फैट आपके शरीर में आ रहा है वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा एंड अगेन इट इज अ रीजन फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी। देन जो ओबेज लोग हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, फैट जिनके बॉडी में ज्यादा है और जिन्होंने बाईपास सर्जरी किया है, राइट, कुछ कुछ ओबेसिटी के पेशेंट्स में कुछ डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं उसे, नॉट हार्ट का बाईपास, गैस्ट्रिक बाईपास की, जैसे कि आपके स्टमक की कैपेसिटी, फूड की कैपेसिटी कम करने के लिए उसको बाईपास करके या बैरिएट्रिक सर्जरी करके स्टमक का कैपेसिटी कम किया जाता है, फूड इनटेक ऑटोमेटिकली कम होता है, राइट।
तो ऐसे कंडीशन में भी विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप आपके खाने में से जो फैट आ रहा है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, राइट। तो ये कंडीशन में भी विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकता है वो पेशेंट। देन अदर सम फैक्टर्स की जैसे यूवी रेडिएशन के द्वारा स्किन में जो विटामिन डी तैयार होता है, तो जैसे मैंने कहा कि ओल्डर पीपल, डार्क स्किन वाले पीपल, तो उनके केस में विटामिन डी नेचुरली कम बनता है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि हम सनलाइट एक्सपोजर बाहर नहीं लेते हैं, घर के बाहर जाकर आंगन में या पार्क में, गार्डन में नहीं जा सकते हैं, तो अंदर हम घर के अंदर जो नेचुरल जो सनलाइट आता है तो वो ले सकते हैं क्या? तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके विंडोज को ग्लास का, अगर आपका विंडो है तो ग्लास इज ऑल्सो बैरियर फॉर नेचुरल सनलाइट। तो जितना वो ग्लास के विंडो के द्वारा जो सनलाइट आपके मीन्स आपके हॉल में या आपके बेडरूम में जो आ रहा है, तो उसको ग्लास भी एक बैरियर बना रहा है। उतनी मात्रा में उतने रेज, यूवी रेज आपके सनलाइट उतना आपके घर में नहीं आएगा और वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स योर विटामिन डी सिंथेसिस। आप लोगों को मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा है। प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्योंकि ये जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक सिर्फ सप्लीमेंट्स लेकर मीन्स उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे क्या बॉडी फिजियोलॉजी है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। ओके, विटामिन जैसे कि विटामिन, हर एक विटामिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा भी हार्मोन बनाने के लिए, जैसे इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, राइट। तो इंसुलिन भी हार्मोन है, तो ये बनाने के लिए एंड हमारी बॉडी का पूरा जो मैकेनिज्म है, सब जो बॉडी फंक्शंस है वो प्रॉपर बनाए रखने के लिए विटामिन, हर एक विटामिन की जरूरत होती है। वैसे ही विटामिन डी हर एक बॉडी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक सेल के ऊपर, हर एक बॉडी टिश्यू के ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं। हर एक विटामिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे विटामिन डी ना केवल हमारे जनरल एक हमें पता होता है कि विटामिन डी सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए एंड हमारे बोन स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाकी के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये फायदे आपको मिल सकते हैं अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल रहता है। तो विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आपके खाने के द्वारा जो कैल्शियम फॉस्फोरस आपके आंतड़ों में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करना, उसको प्रॉपर आपके मसल्स एंड आपके बोन्स की तरफ पहुंचाना, ये काम विटामिन डी का होता है। उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना कैल्शियम को आपके ब्लड में, आपके बोन्स में, तो ये इम्पोर्टेंट होता है काम विटामिन डी का। एंड अल्टीमेटली विटामिन डी, कैल्शियम जितना आपके बोन्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जितना डिपॉजिट होगा, उतना आपके मीन्स बोन्स के ग्रोथ के लिए एंड आपके स्केलेटन की ग्रोथ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, राइट। देन अगर आपके बॉडी में विटामिन डी अगर कम होता है, तो जैसे छोटे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, हाथ पैर मीन्स उनका सेंट्रल बॉडी पार्ट बड़ा रहता है वो बच्चों का, जैसे पेट बड़ा रहता है एंड हाथ पैर बिल्कुल दुबले रहते हैं, थिन रहते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर के जो बोन की जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर होती नहीं, उसे रिकेट्स कहा जाता है। एंड एल्डरली पीपल, एजेड लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, आपके बोन्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जो बोन्स बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या कि आपके बोन्स में छोटे छोटे ऐसे पोर्स बनने स्टार्ट होते हैं। वो आपके बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बनते जाते हैं, राइट। जो स्ट्रेंथ होती है बोन को वो धीरे धीरे कम होती है एंड बोन्स धीरे धीरे आपके वीक, कमजोर होने लगते हैं, वीक होते हैं और इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये एज रिलेटेड कैल्शियम कम होने की वजह से होता है।
ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स हैव रिसेप्टर्स फॉर विटामिन डी। तो हर एक ऑर्गन का, टिश्यू का कुछ भी प्रॉब्लम होता है या उनका अगर कुछ फंक्शन बिगड़ जाता है तो उससे भी उसको भी विटामिन डी अफेक्ट कर सकता है। देयरफॉर इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, नॉट ओनली रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, राइट। हमारे बॉडी की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, या आपका जो नेचुरल जो स्केलेटन फॉर्मेशन है, आपका जो स्केलेटन है बॉडी का, राइट, उसका जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है आपके बॉडी का, तो उसके साथ साथ अदर बॉडी फंक्शंस के लिए भी विटामिन डी हेल्प करता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारे ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन, ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट का सेल है, राइट, इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो उसका जो काम है कि आपके बॉडी का पूरा कंट्रोल रखना, बैलेंस रखना। तो इसके लिए विटामिन डी काम हेल्प करता है, नॉट ओनली फॉर योर ब्रेन फंक्शन। तो जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन का आईक्यू फंक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, जो बिहेवियरल जो हमारा पैटर्न होता है, तो उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। कि हमारा जो भी हम बात सुनते हैं या देखते हैं, जो जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है, ब्रेन का जो काम होता है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, राइट, तो वो जो नॉलेज गेन होता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नॉलेज का, उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। और उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हर एक एक्शन को हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज द बिहेवियरल पैटर्न एंड कॉग्निशन, द वे वी रिएक्ट टू एवरी फंक्शन, राइट। तो वो जो कॉग्निटिव, ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जिसमें मेमोरी आता है, बिहेवियर आता है, एंड आपका जो ब्रेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि सेंसरी, मोटर, अगर हमें कुछ लगता है या कुछ ये होता है, मीन्स प्रेशर फील होता है, तो तुरंत हम या टेम्परेचर फील होता है, राइट, तो तुरंत हम हाथ बाजू में लेते हैं, राइट। तो ये जो नॉर्मल सेंसेस है, ये सेंसरी जो काम है एंड मोटर जो फंक्शन है ब्रेन का, ये अच्छा चालू रहने के लिए भी कैल्शियम ब्लड में नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट वर्क्स इन अ मेमोरी इम्पेयरमेंट, राइट। तो कैल्शियम, विटामिन डी अगर आपके शरीर में नॉर्मल है तो आपका मेमोरी पावर भी अच्छा रहता है। तो जिनको जिनको मेमोरी इम्पेयरमेंट है, जो पेशेंट्स को मेमोरी रिलेटेड इश्यूज है, राइट, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, राइट, तो ऐसे पेशेंट्स में भी मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है। तो इट नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ब्रेन नॉर्मल मैकेनिज्म, योर कॉग्निटिव फंक्शन, इवन स्लीप डिस्टर्बेंस, राइट। बहुत सारे पेशेंट्स को स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें लगता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से होता है। ऐसा नहीं है, विटामिन डी कम रहता है तो उसकी वजह से भी आपके स्लीप पे इफेक्ट हो सकता है। देन अल्जाइमर, अल्जाइमर इट इज अ डिसीज कि जिसमें आपका मेमोरी लॉस होता है, मीन्स पर्सन अभी जो बात बोलता है कुछ देर बाद वो भूल सकता है, राइट। इट इज कॉल्ड अल्जाइमर डिसीज। तो जनरली ये एल्डरली पीपल में होता है एंड कभी कभी डायबिटीज में, बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी एंड ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, एंड आपके पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होने की वजह से भी अल्जाइमर्स का तकलीफ डायबिटीज में भी हो सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एंड पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि पेशेंट का जो पूरा बैलेंस सिस्टम है बॉडी का, उस वो अफेक्ट होता है, कि जिसमें मोस्टली डोपामाइन जो एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है, तो वो कम होने की वजह से पार्किंसन डिसीज होता है, कि जिसमें हमारे बॉडी पे हमारा
कंट्रोल मसल्स पे, नर्व्स पे जो कंट्रोल होता है ब्रेन का, वो पूरी तरह से निकल जाता है। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो पेशेंट में ज्यादा होते हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है, मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यूअस एक ही मूवमेंट पेशेंट करते रहता है, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन। तो ये ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेस है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस है। ये भी अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो हो सकते हैं। Then in many patients, many people with calcium, vitamin D deficiency, there is a increased risk of developing cancer. तो कैंसर जैसे हम सभी को पता है कि एक इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसीज है, करेक्ट। तो जिन जिन लोगों में विटामिन डी की कमतरता है तो उनमें ऑटो इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी जो है कि कभी भी आपके बॉडी में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी फॉरेन एंटीजन आपके शरीर में आता है तो उसको फाइट करने के लिए, राइट, आपके शरीर की जो बॉडी इम्यूनिटी है वो काम करती है। और कैंसर कब होता है? जब आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी कैंसर के सेल्स के प्रति जो फाइट होना चाहिए, फाइट करना चाहिए, वो नहीं करता है। और कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल्स का ग्रोथ होते रहता है, राइट, कि जिसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी कंट्रोल में नहीं कर पाती है। तो इसके लिए भी हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन में विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी आपके बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो इम्यून सिस्टम में जो मेजरली जैसे कि लीवर इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, स्प्लीन है, राइट, पैनक्रियाज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि पैनक्रियाज आपके बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है कैल्शियम की ग्रोथ को रोकने के लिए, या कैल्शियम ये कैंसर ना बनने के लिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने के लिए। देन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस मीन्स आपको हार्ट से रिलेटेड भी बीमारियां हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो खाने में से जो कैल्शियम बन के आ रहा है आपके आंतड़ों में, आपके ब्लड में, वो प्रॉपर बोन की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है, बोन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बोन्स में एब्जॉर्ब ना होने की वजह से जो एक्सेसिव कैल्शियम है तो वो आपके ब्लड में डिपॉजिट होता है, कि जो आगे जाकर कैल्शियम के मीन्स ब्लॉकेजेस, राइट, प्लेग फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में अगर ब्लॉकेजेस होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तो उससे क्या होता है? तो ब्लॉकेजेस होने की वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होता है और आपको हार्ट अटैक या अदर कुछ मेजर हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली पहले ही डायबिटीज में अगर आपका डायबिटीज की वजह से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और उसमें अगर विटामिन डी की भी कमतरता है तो आपको आगे जाकर हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस मीन्स कौन सा भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो या फिर वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी इम्यूनिटी, राइट। तो बॉडी इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहने के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी कम होता है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। And its deficiency is also one of the factor that increases tissue resistance. So this is the basic reason कि why vitamin D is important in diabetes reversal. तो आपके शरीर में टिश्यूज की तरफ से जो इंसुलिन को एक रेजिस्टेंस बना है वो बढ़ सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमतरता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की लेवल नॉर्मल से कम दिख रही है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में, तो आपको विटामिन डी कम होने की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस और बढ़ सकता है। पेरिफेरल टिश्यूज में जो ग्लूकोज का अपटेक होना चाहिए, राइट, तो वो होता नहीं है और इंसुलिन का काम उधर कम होता है और उससे आपका शुगर धीरे धीरे बढ़ सकता है। दैट इज इट कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज ऑल्सो। तो जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको विटामिन डी कम होने की वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि विटामिन डी कम होने की वजह से आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो
मेन रूट कॉज है डायबिटीज के लिए, करेक्ट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, कि बेसिक क्या फंक्शंस है, एंड दीज आर द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट। आपके शरीर में अगर विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में है तो आपको उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आपका बॉडी कैसे प्रॉपर काम कर सकता है। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। जैसे मैंने अभी बताया कि ओल्ड एज में विटामिन डी कम होने की वजह से हड्डियों की जीज होती है, राइट, हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो उसका रिस्क कम होता है अगर विटामिन डी बराबर है। फॉल मीन्स आपका बैलेंस जाकर आप कभी भी गिर सकते हो चक्कर आके, या फिर बोन्स आपके वीक होने की वजह से, मसल वीक होने की वजह से आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ सकता है, एंड आप कभी कभी मीन्स गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कि जिसके वजह से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन डी नॉर्मल होना। देन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड मसल, कि जैसे आपको सभी को पता है कैल्शियम मैग्नीशियम हड्डियों में ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होता है, कि जिससे आपके मसल स्ट्रांग बनते हैं, मसल्स आपके स्ट्रांग बनते हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कैंसर प्रिवेंशन। तो जैसे कि कैंसर इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है, और विटामिन डी आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी टू मेंटेन योर बॉडी इम्यूनिटी। तो विटामिन डी की वजह से आपका कैंसर भी प्रिवेंट हो सकता है। डिप्रेशन मैनेजमेंट, बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो विटामिन डी आपका स्ट्रेस मैनेज करके आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन की लेवल है वो कम होती है बिकॉज ऑफ विटामिन डी। और वो हैप्पी हार्मोन, कि जैसे कि एंडोर्फिन सिक्रीशन बढ़ता है आपके शरीर में, कि जिसके वजह से आपका जो मूड स्विंग्स है या डिप्रेशन है, तो मूड स्टेबल होने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन दूर होने के लिए विटामिन डी आपको मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, तो हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए, एंड आपके हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो हेल्दी रहने के लिए, उनका जो इलास्टिसिटी है वो अच्छे से रहने के लिए, हार्ट के ब्लड वेसल्स का विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है वो एब्जॉर्ब करता है। और वो कैल्शियम जो है वो आपके मसल्स की, आपके बोन की और आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बना के रखता है, इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, तो जिससे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इट प्रिजर्व्स योर मेमोरी, जैसे कि ब्रेन के फंक्शंस के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी स्टिमुलेट करता है ब्रेन फंक्शंस को, नॉर्मल ब्रेन फंक्शंस को, एंड आपके मेमोरी फंक्शन को। तो मेमोरी आपका बूस्ट होता है अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल है। आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड आपका अच्छा रहता है, क्योंकि आपके बॉडी में एंडोर्फिन ज्यादा सिक्रिट होते हैं, ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा सिक्रिट होते हैं, तो उसकी वजह से मूड आपका अच्छा रहता है। एंड इट बूस्ट योर बॉडी इम्यूनिटी, आपके बॉडी के जो भी इम्यून सिस्टम है उसको विटामिन डी स्ट्रांग बनाता है। It also reduces the risk of diabetes, so it is most important for you all, because diabetes में अगर आपका ऑलरेडी डायबिटीज आपका कंट्रोल नहीं है, एंड आपके बॉडी में अगर विटामिन डी भी अगर कमतरता है, तो आपका डायबिटीज और बढ़ सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। और अगर आप नॉन डायबिटिक भी हो और आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमतरता है, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज इट causes vitamin deficiency is a reason for insulin resistance and lack of insulin sensitivity. So this is also a risk factor for diabetes. Then improved mortality, अगर विटामिन डी की कमतरता आपके शरीर में नहीं है, अच्छे एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर आपके शरीर में विटामिन डी है, तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी कम होता है। तो आपका लाइफ आपका हेल्दी रहने के लिए, सभी बॉडी फंक्शंस आपके अच्छे होने के लिए, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आपको बचने के लिए,
एंड आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ विटामिन डी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाउ डज विटामिन डी अफेक्ट्स टाइप 2 डायबिटीज, राइट. जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज का मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो विटामिन डी एज इट इज अ हार्मोन, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज भी हुए हैं. तो इसके ऊपर से ये आफ्टर रिसर्च ये क्लेम किया गया है कि ये जो प्रूवन है कि विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंक्रीज योर इंसुलिन सेंसिटिविटी. मीन्स सेंसिटिविटी मीन्स क्या कि इंसुलिन अगर अच्छे क्वालिटी का बनना चाहिए, अच्छे क्वांटिटी में बनना चाहिए, तो उसके लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये आपके बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए जो इंसुलिन इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका क्वांटिटी अच्छा बनने के लिए एंड अच्छा क्वालिटी का इंसुलिन सीक्रेट होने के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है. देन विटामिन डी टाइप 2 डायबिटीज में और कैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. कि जैसे विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है. पैनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स है उसके ऊपर भी विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं जो बीटा सेल्स को स्टिम्युलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, राइट, एंड गुड क्वालिटी ऑफ इंसुलिन. तो इंसुलिन सिंथेसिस एंड इंसुलिन सिक्रेशन, इसके लिए भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड विटामिन डी हेल्प्स टू मेंटेन योर ग्लाइसेमिक स्टेटस, राइट, नॉर्मल ग्लाइसेमिक स्टेटस. जो शुगर का जो स्तर है बॉडी में, जैसे आपका फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर, जो ग्लाइसेमिक लोड होता है शरीर का, वो कंट्रोल में रखने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है. हाउ इट हेल्प्स? बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन को जिधर जिधर अवरोध हो रहा है वो कम करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा के विटामिन डी हेल्प करता है डायबिटीज से बचने के लिए या डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए. So this is the main reason how vitamin D helps on diabetes. And again, it is also beneficial on obesity. जो डायबिटिक के पेशेंट्स ओवरवेट है, ओबेज है, तो उनके लिए विटामिन डी नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओबेसिटी में हमारे शरीर में ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ा हुआ रहता है, राइट. तो हम कहते हैं कि विटामिन डी एब्जॉर्ब होने के लिए तो फैट होना चाहिए शरीर में, बट इट शुड बी इसेंशियल बॉडी फैट, और वो भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए. अगर आपके शरीर में, आपके ऑर्गन्स पे, टिश्यूज पे एक्सेसिव अगर फैट डिपॉजिट हो रहा है, विसेरल फैट आपका अगर ज्यादा है, तो हर एक टिश्यू के ऊपर, ऑर्गन के ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर से जो स्टिमुलेट करते हैं हर एक बॉडी फंक्शन को. बट अगर वो एक्सेसिव फैट है तो वो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है वो रोक सकता है, राइट. विटामिन डी उतना बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा या नहीं बनेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो है, ओबेसिटी इज अ मेन रीजन फॉर डायबिटीज, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाता है. तो बॉडी फैट एक्सेसिव होना ये अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज ऑल्सो, राइट. तो एक्सेसिव बॉडी फैट विटामिन डी जो फंक्शन है वो ये कर सकता है, कम कर सकता है. एंड अगेन फैट लॉस के लिए विटामिन डी कैसे काम करता है? तो इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ लेप्टिन हार्मोन. लेप्टिन हार्मोन जो आपके इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, जो आप फूड लेते हो तो उससे जो एक सटाइटी फीलिंग आती है खाना खाने के बाद, जो पेट भरने का एक जो सेंसेशन आता है जिसे हम सटाइटी कहते हैं, तो इजी सटाइटी आने के लिए लेप्टिन हार्मोन काम करता है. अगर आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन कम बन रहा है, दैट मीन्स अगर इंसुलिन एंड लेप्टिन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो एक दूसरे को अपोजिट काम करते हैं, राइट. अगर आपके शरीर में इंसुलिन अच्छे से काम मीन्स इंसुलिन सिक्रेशन अगर ज्यादा है या कम हो रहा है, तो आपको बार बार भूख लगेगी, राइट. डायबिटीज में आप सभी लोगों को पता है कि डायबिटीज सिम्टम में पॉलीफेजिया मीन्स बार बार भूख लगना. क्यों लगता है भूख? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. मीन्स इंसुलिन तो शरीर में बन रहा है, बट इंसुलिन को जो फूड लग रहा है
फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो फूड इनटेक बढ़ने के लिए आपको बार बार हंग्री महसूस होता है, राइट? टू इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का काम अच्छे से होने के लिए और लेप्टिन हार्मोन उसमें कम होने की वजह से आपको क्या होता है कि बार बार भूख लगती है। बट इसमें क्या होता है, विटामिन डी आपका लेप्टिन हार्मोन बढ़ाता है। लेप्टिन हार्मोन अगर बढ़ेगा तो आपको अर्ली सैटिस्फैक्शन आ सकती है। भूख लगने की जो संवेदना है वो धीरे धीरे कम होती है, और जो आप खाना खाते हो उससे आपको इजीली आपको सटाइटी या सेटिस्फेक्शन आ सकता है। तो उससे ऑब्वियसली कैलोरीज कम होते हैं, बॉडी में कैलोरीज कम खाए जाते हैं, और आपका वेट भी कंट्रोल में आने के लिए मदद होती है। एंड एक्सेसिव कैलोरीज जो अगेन फैट में स्टोरेज होते हैं, फैट में डिपॉजिट होते हैं, तो वो भी कम होता है। तो ओवरऑल आपके बॉडी फैट, विसरल फैट कम करने के लिए आपको विटामिन डी मदद करता है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ लेप्टिन हार्मोन। एंड यस, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पैराथायरॉयड, जो किडनी के ऊपर पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स है, कि जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, जो हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, पैराथायरॉयड हार्मोन, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी बहुत हेल्पफुल होता है, कि जो आपके वेट लॉस के लिए भी काम करता है। बिकॉज पैराथायरॉयड हार्मोन आपके शरीर में फैट डिपोजिशन को कम करता है, कि जो आगे जाकर आपके वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। पैराथायरॉयड हार्मोन जैसे कि थायराइड का भी, थायराइड हार्मोन जैसे कि थायराइड मीन्स हार्मोन सीक्रेट करती है, वैसे पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है, कि जो हमारे शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी लेवल अच्छे से बनने के लिए या इम्प्रूव होने की वजह से वेट लॉस आपका अच्छे से हो सकता है, एंड आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो सकता है। तो ये सबके लिए विटामिन डी नॉर्मल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो दीज आर द बेसिक important factors of vitamin D. Now vitamin D dosage मीन्स नॉर्मली हमारे शरीर को कितने विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो विटामिन डी ये जो इंटेक है बॉडी में हमारे खाने के द्वारा जो आता है, तो जनरली हम माइक्रोग्राम या इंटरनेशनल यूनिट में इसको मेजर करते हैं। तो 1 माइक्रोग्राम विटामिन डी मीन्स 40 इंटरनेशनल यूनिट, तो ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने एज के हिसाब से डेली कितना इंटेक होना चाहिए विटामिन डी का, ये मैंने आपको ये चार्ट में दिया है, कि डेमोग्राफिक मीन्स अकॉर्डिंग टू योर एज पैरामीटर आपका डेली इंटेक कितना होना चाहिए विटामिन डी का। तो जैसे कि इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चों में जो 1 महीने से लेकर मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे लेकर 12 महीने तक, 1 साल के जो इन्फेंट्स होते हैं, तो उनको, जैसे कि बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है विटामिन डी की, क्योंकि उनमें बोन डेवलपमेंट, राइट, उनका बॉडी डेवलपमेंट चालू होता है, तो उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है 10 माइक्रोग्राम, राइट? 10 माइक्रोग्राम मीन्स 10 इंटू 40 यूनिट, जैसे कि 400 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट उनको होती है बच्चों में, 1 साल तक के बच्चों में। जो 1 साल से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, एडोलसेंट जिसे हम कहते हैं, तो उनको धीरे धीरे उनका जैसे हाइट बढ़ते जाता है, तो उनको और थोड़ी रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती जाती है, 600 इंटरनेशनल यूनिट उनको लगता है। एडल्ट्स में जैसे कि 18 एंड अबोव एंड अप टू 70 ईयर्स आपको रिक्वायरमेंट होती है 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट की, जैसे कि 15 माइक्रोग्राम पर डे, उतना आपका विटामिन डी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। देन एडल्ट्स के बाद जो 70 ईयर्स एंड अबोव एल्डरली पीपल है, तो उनके बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम कम होते जाता है, बोन में से कैल्शियम डिपोजिशन कम होते रहता है, तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनके बोन के स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए, तो उनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की 800 इंटरनेशनल यूनिट, जैसे कि 20 माइक्रोग्राम। एंड जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग जो मदर है, वुमेन है, उनको भी जैसे एडल्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है,
विटामिन डी की उतनी ही रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट लेडी को भी होती है, 600 इंटरनेशनल यूनिट। सो दिस इज द डेली इनटेक ऑफ विटामिन डी। आपको डेली कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की। सो अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर ये आपको इम्पोर्टेंट जानना इम्पोर्टेंट है। देन हम जो लैब टेस्ट करते हैं विटामिन डी की, तो आपने रिपोर्ट में देखा रहेगा कि उसका जो रिपोर्टिंग होता है कि किस तरह से विटामिन डी को हम वो सफिशिएंट है या डिफिशिएंट है या ऑप्टिमम लेवल में है सॉरी या एक्सेस लेवल में है, ये हम कैसे जज करते हैं। तो उसके लिए ये एक नॉर्मल रेंज का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नॉर्मल जो विटामिन डी की लेवल है, जो उसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, तो ये जो विटामिन D2 है ये हम नॉर्मली चेक करते हैं। जो लीवर में जो विटामिन D2 बनता है आफ्टर एक्सपोजर या आफ्टर सप्लीमेंट्स, जो लीवर में जो बनता है दैट इज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो विटामिन D3 होता है, दोनों का भी रेंज सिमिलर होता है। तो ये दोनों का जो रेंज है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितना हमारे बॉडी में होना चाहिए। तो 30 आइदर हम एनजी पर एमएल ये क्राइटेरिया पकड़ सकते हैं कैलकुलेशन का, या फिर 75 एनएम मोल मीन्स नैनो मिलीलीटर ओके पर लीटर, ये भी इसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर आप एनजी पर एमएल का फॉर्मूला पकड़ लीजिए या फिर एन मोल पर लीटर का पकड़ सकते हो। तो डिफिशियंसी कब कहते हैं, जब विटामिन डी 30 से कम होता है, राइट, या 75 एनएम मोल से कम होता है। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर डिफिशियंसी। इनसफिशिएंट मीन्स इट इज नॉट टोटली डिफिशिएंट, इनसफिशिएंट मीन्स उतनी पर्याप्त मात्रा में वो नहीं है, राइट। तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए लगती है उतनी अगर मात्रा नहीं है तो उसे इनसफिशिएंट कहा जाता है, कि जो सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है। तो वो रेंज कब होता है, 30 to 50 अगर रेंज है विटामिन डी की, दैट इज इट इज इनसफिशिएंट। देन 75 या 125 एनएम मोल आप उसको कह सकते हो। ऑप्टिमल मात्रा, जो पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी फंक्शंस को बनाए रखने के लिए लगने वाली है विटामिन डी की, सो दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 50 to 70। ओके, तो ये रेंज अगर आपके शरीर में है दैट मीन्स इट इज अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ विटामिन D3 और विटामिन डी। देन 70 to 100 एक्सेसिव विटामिन डी, राइट, ये ऑप्टिमम से थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट। तो ये कब हो सकता है, जब आपको कौन सी कैंसर की थेरेपी या हार्ट डिसीज थेरेपी चल रही है। ऐसे केसेस में इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए या हार्ट का मीन्स हार्ट के जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचने के लिए, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बनाए रखने के लिए जब हम मेडिसिन फॉर्म में सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन डी के या इंजेक्शन, तब उसका रेंज थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें थेरेपी के फॉर्म में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी देना पड़ता है। इट इज इंक्लूडेड इन द कैंसर थेरेपी, राइट। तो ऐसे केस में विटामिन डी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, बिकॉज उधर विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होना इम्पोर्टेंट होता है टू बूस्ट योर बॉडी इम्यूनिटी एंड टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो उसके लिए उस टाइम आपको थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की। एंड एक्सेस कब कहा जाता है, कि पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा अगर विटामिन डी आपके शरीर में बनता है, दैट मीन्स मोर देन 100 एनजी पर एमएल और मोर देन 250 एनएम मोल पर लीटर। तो एक्सेस इट इज ऑल्सो रिस्की फॉर अवर बॉडी। एक्सेस अगर होगा तो फिर उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में, साइड इफेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी। तो ये लेवल से आपको समझ में आएगा कि कितना लेवल नॉर्मली होना चाहिए, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज विटामिन डी डिफिशियंसी, राइट। जैसे हमने देखा कि 30 के भी नीचे अगर विटामिन डी है या 50 से भी कम है तो उसे हम डिफिशियंसी कहते हैं,
राइट। तो डिफिशियंसी होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आपके शरीर पे आपको दिख सकते हैं। तो जैसे फटीग एंड टायर्डनेस, तो आपको तुरंत थकान महसूस हो सकती है। कुछ काम करने के बाद तुरंत आप थक मीन्स आपको वीकनेस लग सकता है। मसल्स में पेन हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, राइट। एंड जैसे कि विटामिन डी आपके स्ट्रेस हार्मोन को मेंटेन रखता है। आपके इसके लिए जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, राइट, ये बढ़ सकते हैं। स्लीप डिस्टरबेंस आपको हो सकता है, स्लीप साइकिल आपका बिगड़ सकता है, नींद जल्दी नहीं आना या रात को लेट सोना, ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। हेयर फॉल हो सकता है आपका, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए जैसे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट मीन्स एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी होना इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन डी ही कम रहेगा तो हेयर ग्रोथ के लिए कैल्शियम नहीं मिलेगा एंड हेयर फॉल स्टार्ट होगा, तो उससे आपका हेयर लॉस हो सकता है। बोन एंड जॉइंट पेन, बोनी पेन, जॉइंट पेन, ये कॉमन है क्योंकि बोन में से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपोजिशन कम होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो आपको बोनी पेन, जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकता है। मसल्स को कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमतरता होने की वजह से मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। मसल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आना, पेन, मसल वीकनेस, ये भी हो सकता है। बोन पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, ये कॉमन होता है। स्किन का जो ड्राइनेस है, ये बढ़ सकता है। या एक्सेसिव आपको स्वेटिंग हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर मैकेनिज्म है बॉडी का, वो रेगुलेट करता है, राइट। तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहेगा और आपका अगर स्किन का जो मैकेनिज्म है, स्किन का जो ड्राइनेस है, क्योंकि स्किन को नॉर्मल जो बनाए रखने के लिए स्किन को भी एक जो ऑयल मिलना चाहिए, राइट, खाने के द्वारा, फैट डिपोजिशन के द्वारा जो सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, वो अगर प्रॉपर रहेगा तो स्किन का टोन भी बना रहता है। स्किन को जो ऑयलिंग होता है वो अच्छे से बनाए रहता है, तो स्किन को ड्राइनेस नहीं आता है। तो स्किन को जो मॉइस्चर मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल, जो इसेंशियल फैट हमारे शरीर में होता है। स्किन के नीचे भी जो फैट लेयर होता है, तो स्किन को भी इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज बना के रखने के लिए फैट इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी कम होने की वजह से एंड फैट डिपोजिशन कम होने की वजह से स्किन को ड्राइनेस आ सकता है एंड आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। तो टेम्परेचर मेंटेनिंग जो मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से आपको बार बार स्वेटिंग भी हो सकता है, या कैल्शियम कम होने की वजह से डिपोजिशन स्किन के द्वारा स्वेटिंग ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में स्वेट फॉर्मेशन बढ़ सकता है। देन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कि जैसे डाइजेशन के लिए भी विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन डी जैसे कि लीवर में से जो इसेंशियल फैट मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स आते हैं, वो कम आ सकते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। एंड विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स जो लीवर के द्वारा आते हैं, क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने के लिए भी विटामिन डी हेल्प करता है, क्योंकि लीवर में भी जो फैट डिपॉजिट होता है तो वो भी यूटिलाइज होने के लिए, राइट, उसके लिए भी विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। तो लीवर मेटाबॉलिज्म अगर आपका बिगड़ा हुआ है और जो लीवर में से जो एंजाइम्स डाइजेशन के लिए आने चाहिए वो अगर नहीं आते हैं, तो भी डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, या आंतों में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होने की वजह से भी आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने साइकोलॉजिकल इश्यूज कहा, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप, तो ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, कि जैसे हमने देखा विटामिन डी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है।
अगर वो कम रहेगा तो विटामिन डी कम होने की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, कि जैसे पार्किंसन डिसीज हमने देखा, अल्जाइमर देखा, तो ब्रेन फंक्शन जो है बॉडी मेंटेन रखने का, बैलेंस रखने के लिए, राइट, जो सेंसरी एंड मोटर ब्रेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन डिसऑर्डर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन होता है हार्ट के ब्लड वेसल्स में, कैल्शियम बोन में एब्जॉर्ब कम होता है उसकी वजह से, एंड कैल्शियम कम होने की वजह से हार्ट के ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से, एंड ऑब्वियसली हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, जैसे कि विटामिन डी आपकी बॉडी इम्यूनिटी को इम्पोर्टेंट है मेंटेन रखने के लिए, तो इम्यून सिस्टम आपकी कम होने की वजह से आपका बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो कम होने की वजह से आपको कैंसर जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं। देन फ्रैक्चर इन एल्डरली, जैसे एल्डरली लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से, बोन्स वीक होने की वजह से, फ्रजाइल होने की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं बिकॉज आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कम होता है, कम होने की वजह से आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दीज आर द विटामिन डी डिफिशियंसी कुछ प्रॉब्लम्स है कि जो आपको दिखाई दे सकते हैं। देन अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा से अगर विटामिन डी ज्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे क्या होता है, तो उससे विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट। तो एक्सेसिव विटामिन डी जिसे हम ओवरडोज कहते हैं वो अगर ज्यादा होता है, राइट, या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर आप ज्यादा टाइम के लिए रेगुलर लेते जा रहे हो और आपने आपका विटामिन डी लेवल चेक ही नहीं किया है और आप सप्लीमेंट्स कंटिन्यू लेते जा रहे हो, एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए ले रहे हो, तो इट कैन क्रिएट अ टॉक्सिसिटी, करेक्ट। तो टॉक्सिसिटी की वजह से एक्सेसिव कैल्शियम आपके हड्डियों में डिपॉजिट हो सकता है, ब्लड में एक्सेसिव कैल्शियम आ सकता है, अगेन इट इज गोइंग टू मेक कैल्शियम स्टोन्स किडनी में, किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम पास हो सकता है। एक्सेसिव कैल्शियम किडनी यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है, तो इससे क्या होता है, यूरिन में से जितना कैल्शियम ज्यादा बाहर जाएगा या किडनी के द्वारा, तो वो किडनी स्टोन्स क्रिएट कर सकता है, कैल्शियम के स्टोन्स बन सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया जिसे हम कहते हैं, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, एंड हाइपर कैल्सीयूरिया, यूरिन के द्वारा कैल्शियम ज्यादा पास हो सकता है, कि जिसकी वजह से आपको नौशिया, वोमिटिंग, मसल वीकनेस, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बोन में तो डिपॉजिट होता है बट आंतों में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, आंतों में ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से कभी कभी आपके मसल्स उसको लैक कर सकते हैं, मसल्स की तरफ उतना कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से भी या आपको डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से मसल्स को वीकनेस आ सकता है, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस, तो एक्सेसिव कैल्शियम होने की वजह से आपको साइकोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बोनी पेन, बोन पेन भी स्टार्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, बोन के ऊपर कुछ डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं या बोन्स के ऊपर स्वेलिंग आ सकता है, तो बोनी पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि कैल्शियम विटामिन डी एक्सेसिव होने की वजह से जो लेप्टिन हार्मोन है, तो लेप्टिन हार्मोन क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा कि आपका जो हंगर सेंसेशन है वो कम होते जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी आप कुछ खाते हो तो पेट भरा हुआ रहेगा, राइट, सटाइटी फीलिंग आपको ज्यादा रहेगी, तो सटाइटी फीलिंग ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा, जो एपेटाइट का जो सेंसेशन है, भूख का जो नॉर्मल सेंसेशन है वो आएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका एपेटाइट कम होते जाएगा, एंड एक्सेसिव थर्स्ट, स्वेटिंग ज्यादा बढ़ने की वजह से, पानी शरीर में से ज्यादा जाने की वजह से, एंड यूरिन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बाहर फेंकने की वजह से आपका यूरिनेशन बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होकर आपको थर्स्ट,
मीन्स प्यास ज्यादा लग सकती है। एंड किडनी स्टोन, किडनी के द्वारा कैल्शियम पास होने की वजह से किडनी में कैल्शियम के स्टोन्स बन सकते हैं। एंड कभी कभी ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स लाइक कंफ्यूजन, मीन्स आपको मेमोरी में डिस्टरबेंस लग सकता है, कंफ्यूजन स्टेट में आप जा सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मीन्स क्या बताया जा रहा है, तो इसे कहते हैं कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेवल आपका कम हो सकता है, ड्राउजी फील हो सकता है आपको, एक्टिवनेस आपका कम हो सकता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन आपको लग सकता है, कुछ डाइजेशन रिलेटेड सिम्टम, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे पेशेंट्स में विटामिन डी ज्यादा होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी ज्यादा बढ़ने की वजह से आंतों की मोटिलिटी कम होती है, और उसकी वजह से आंतों की मोटिलिटी कम होने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ सकती है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि विटामिन डी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम जितना ज्यादा ब्लड में सर्कुलेट होगा वो कैल्शियम के ब्लॉकेजेस भी बना सकता है। हार्ट के ब्लड वेसल्स में कैल्शियम डिपॉजिट होकर उसके स्टोन्स बन सकते हैं, कैल्शियम के प्लेक्स बन सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेजेस होने की वजह से एंड हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, राइट। एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो थायराइड हार्मोन है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, वो भी विटामिन डी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। तो विटामिन डी ज्यादा होने की वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा बनेगा, वो अल्टीमेटली कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। तो अगेन इट इज गोइंग टू increase your sugar, increase your blood pressure, and increase your heart complication also. So these are the basic complications or side effects of vitamin D toxicity. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन डी नॉर्मल रहना चाहिए, राइट। तो व्हेन फूड इज रॉन्ग, अगर आपका फूड ही रॉन्ग है तो आप मेडिसिन कौन सा भी मेडिसिन लो, इट इज ऑफ नो यूज, राइट। कि मेडिसिन अगर आप ले रहे हो बट आपका खाना ही गलत है, राइट, तो वो मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। व्हेन फूड इज राइट देन मेडिसिन ऑफ नो यूज, मीन्स अगर आपका फूड करेक्ट है तो आपको उधर मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आई होप आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। विटामिन डी से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स आपके मन में थे ये क्लियर हो चुके हैं। एंड जिन जिन लोगों को विटामिन डी की कमतरता है तो उन्होंने कैसे उसे नेचुरल सोर्सेज से या सप्लीमेंट के द्वारा उसको मेंटेन बनाए रखना है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा रहा है आई थिंक। एंड डायबिटीज रिवर्सल के लिए विटामिन डी का कैसा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ये काम करता है, तो उसके लिए विटामिन डी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है। प्लीज टाइप यू एंड आई इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आप में से किसी के कुछ क्वेरीज है, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर किसी के कुछ क्वेरीज है, और यू कैन discuss with your panel consultant doctor also, or you can you can type your queries on the group also, okay? Yes, thank you so much. Yes, sorry for a long session because I have explained in details, that's why, क्योंकि ये जानना बहुत important था। विटामिन डी के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है बहुत सारे पेशेंट्स में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका आगे का जर्नी भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहना चाहिए। डीएफएफ के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही आगे और सेशन के साथ हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।